वेलकम बैक स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। जैसा कि हम लोग इंटरेस्ट टेस्ट की तैयारी कर रहे थे, तो जैसा कि न्यूज़ निकल के आ रहे हैं कि आपको कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट के थ्रू एग्ज़ाम ली जाएगी। यानी अभी तक जो न्यूज़ है 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनकी एक साथ एग्ज़ाम ली जाएगी पीजी एवं यूजी स्टूडेंटों के लिए। यानी जितने भी ये यूनिवर्सिटियाँ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एवं कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी है, उनका भी जो टेस्ट होगा इस बार एडमिशन के लिए वह एक्यूमुलेट होगा। यानी एक ही एग्ज़ाम में सारी यूनिवर्सिटी आपकी दी जाएगी। आपकी जो परसेंटेज मार्क्स होगी उसके हिसाब से आपको एडमिशन दी जाएगी। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे एमएड इंटरेस्ट टेस्ट की तैयारी कर रहे थे, तो जो नया सिलेबस आपको आ गई है और इसमें जो भी चेंजेज होगा तो मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अध्ययन करेंगे। साथ में बीएचयू की जो थ्योरी पार्ट है जिससे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 से 6 साल के पिछले साल की क्वेश्चन है, उसको मैं डिटेल से आपके सामने लाऊंगा और उसमें आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आज का जो क्लास है वह है एमएड इंटरेस्ट टेस्ट की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अधिगम, अभिप्रेरणा और बुद्धि से संबंधित क्वेश्चन होंगे। इन सभी अध्याय से आपके क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछे गए हैं। चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। तो इस बार जो उम्मीद है कि आपका कॉमन टेस्ट से ही एडमिशन ली जाएगी। इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि एक बार एग्ज़ाम देने से आपकी अच्छी रैंकिंग होती है तो अच्छे यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं आप। ऑटोमेटिक मनपसंदी यूनिवर्सिटी वहाँ पे मिल जाएगी। ऐसे आपको होता था कि प्रत्येक यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग टाइम में फॉर्म भरना पड़ता था, इससे आपकी परेशानी बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन इस बार इस समस्या का समाधान आपको देखने को मिल गया है। तो चलिए, हम लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखेंगे। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा, सिलेबस आपको विस्तृत रूप से जानकारी करा दी जाएगी किस तरह से अध्ययन करना है। हम लोग जो कवर करेंगे वो अब जो मेन फोकस होगा 4 से 5 यूनिवर्सिटी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उसको एनालिसिस किया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अध्ययन कराई जाएगी और कौन कौन चैप्टर से या टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं उन टॉपिकों पे मेन फोकस रहेगी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। किसी प्रकार की परेशानी हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। एमएड, बीएड, डीएलएड या टीचर संबंधित कोई भी सजेशन लेना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 29 तक किया था, यानी 29 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था। तो आज का जो क्वेश्चन होगा 30 से स्टार्ट होगा। यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो दोनों वीडियो आपको आई बॉल में मिल जाएगा और साथ ही साथ प्ले लिस्ट में, और आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन हमेशा प्रोवाइड की जाएगी एमएड संबंधित। साथ ही साथ जो टीचर संबंधित कोई भी न्यूज़ होगी तो वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको वहाँ पे न्यूज़ मिल जाएगी। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। बेचलर के शाब्दिक उप परीक्षण में निम्न में से किस क्षेत्र को शामिल किया गया। आपको बताना है कि बेचलर के शाब्दिक उप परीक्षण में निम्न में से किस क्षेत्र को शामिल किया गया। ऑप्शन ए है सूचना एवं बोध परीक्षण, ऑप्शन बी है आपके सामने अंकगणितीय व समरूपता परीक्षण, और ऑप्शन सी है शब्द भंडारण एवं अंक व्यवस्था, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो बेचलर का जो शाब्दिक उप परीक्षण में शामिल किस किस क्षेत्र को किया जाता है इसे आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है वह राइट ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। चलिए 31 देख लेंगे हम लोग। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बेचलर ने बच्चों की बुद्धि का मापन करने के लिए बेचलर इंटेलिजेंस स्केल ऑफ चिल्ड्रेन का विकास किया, यानी WISC का विकास कब किए थे बेचलर ने, बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है 1956, ऑप्शन नंबर बी है
1949 और ऑप्शन नंबर सी है 1943 और ऑप्शन नंबर डी है 1960। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट ऑप्शन है। 1949 ईस्वी में बेसलर ने बच्चों की बुद्धि मापन के लिए सिद्धांत दिए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस बुद्धि मापनी में विचलन IQ को व्याख्या के लिए प्रयोग किया जाता है? पहला है बिक्स, दूसरा है LM फ्रॉम ऑफ 1960 और ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त में से दोनों, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में से दोनों। बिक्स और LM फ्रॉम 1960 इन दोनों ने बुद्धि मापनी की विचलन IQ की व्याख्या किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 देखेंगे। समूह बुद्धि परीक्षण का उदाहरण। आपको बताना है कि समूह बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए कैटल की संस्कृति मुक्त परीक्षण, ऑप्शन नंबर बी लार्ज थॉर्नडाइक इंटेलिजेंस टेस्ट और ऑप्शन नंबर सी रॉबिन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त में से सभी। इन तीनों ने जो टेस्ट दिए हैं उनमें बुद्धि का जो परीक्षण है वह सामूहिक रूप से की जाती है। बुद्धि टॉपिक के लिए डिटेल अध्ययन पिछली इससे पहले की वीडियो में जो थ्योरी पार्ट है उसमें आपको अध्ययन करा दी गई है। यदि आप मोस्ट टॉपिक का जो डिटेल देखना है वो प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे वहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। समूह बुद्धि परीक्षण की विशेषता यह है कि ऑप्शन नंबर ए इनमें से एक ही प्रकार के प्रश्नों को एकत्रित करके उप परीक्षण बना दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है इनका प्रशासन एवं स्कोरिंग आसान एवं मानकीकृत है। ऑप्शन नंबर सी है ये परीक्षार्थियों की उपलब्धि को संख्या में व्यक्त करते हैं और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से सभी। तो इसका भी जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। 35 देखेंगे हम लोग। उपलब्धि परीक्षण में पदों में शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है परीक्षार्थियों को मूर्त काम पूरा करने को दिया जाता है और काम की शुद्धता व गति के आधार पर बालक को अंक दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त में से दोनों और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त में से दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वह है वोलेनेफ ड्राइंग टेस्ट 1926 यानी 1926 में वोलेनेफ ड्राइंग टेस्ट में परीक्षार्थी का ऑप्शन नंबर ए है किसी आदमी का एक बढ़िया चित्र बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है किसी महिला का बढ़िया चित्र बनाया जाता है और ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त में से दोनों और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन आप बताएंगे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक आदमी का बढ़िया चित्र बनाया गया था वोलेनेफ ड्राइंग टेस्ट 1926 में। किस प्रकार की परेशानी हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं और आपकी जो क्लास है वह डेली TTS में 9 बजे रात्रि को प्राप्त हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे चलेंगे। IQ अंकों की आलोचना निम्न में से किस आधार पे की जाती है? ऑप्शन नंबर ए है 18 वर्ष की आयु तक बुद्धि का विकास लगभग स्थिर हो जाता है, इसीलिए यदि किसी की IQ उसके बाद निकाला जाए तो परिणाम भ्रामक हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी है विभिन्न परीक्षणों पर निकाला गया IQ भिन्न भिन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है IQ अंकों के आधार पर विभिन्न आयु वर्गों के बालक की आपस में तुलना संभव नहीं है और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी आपके सामने है उपयुक्त में से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 बुद्धि परीक्षण है। बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है कि बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए विभिन्न क्षमताओं वाले बालकों का अलग अलग समूह बनाने में।
ऑप्शन नंबर बी है विभिन्न प्रकार के मंदबुद्धि छात्रों को श्रेणीबद्ध करने में, और ऑप्शन नंबर सी है उपहारी बालकों की पहचान करने में, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपहारी बालक जो है उनकी आईक्यू लब्धि जो होता है 120 प्लस माने जाते हैं, 120 से ऊपर उपहारी बालक होते हैं। जैसे बुद्धि लब्धि का जो फार्मूला है MA/CA × 100 यानी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। ये फार्मूला आप याद रखेंगे, एक क्वेश्चन इस फार्मूले से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे हम लोग चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है, इसे देखेंगे। बुद्धि परीक्षण के अंकों पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया जा सकता है क्योंकि, आपको बताना है कि बुद्धि परीक्षण के अंकों पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि जल्दी थक जाने वाले परीक्षार्थियों के अंक कम हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक बुद्धि परीक्षण बुद्धि के अतिरिक्त और भी बहुत सी योग्यताओं का माप करता है। ऑप्शन नंबर सी है परीक्षक एवं परीक्षार्थी के बीच दूरी होने से परिणाम प्रभावित होते हैं, और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। आपको बताना है सही ऑप्शन कि बुद्धि परीक्षण के अंकों पर पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं किया जा सकता है क्योंकि इन जो 3 पॉइंट है वो सब सही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जैसे हम लोग देखते हैं कि यदि कोई शिक्षक एवं परीक्षार्थी होते हैं उनके बीच की दूरी होती है तो उनमें परिणाम में अंतर देखने को मिलता है, वो चीटिंग कर लेते हैं और कई तरह के कार्य उसके सामने आ जाते हैं। थक जाने पे भी परीक्षार्थी जो है उसमें कम अंक प्राप्त कर पाते हैं। प्रत्येक बुद्धि परीक्षण के अतिरिक्त और भी योग्यताएं का माप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। गाल्टन यह मानता था कि, आपको बताना है कि गाल्टन क्या मानते थे। ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए बुद्धि प्रकृति द्वारा दी गई एक उपहार है। प्रत्येक, ऑप्शन बी है प्रत्येक समाज में बुद्धिमान लोग समान रूप से पाए जाते हैं। प्रत्येक समाज में बुद्धिमान लोग समान रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ऑप्शन नंबर सी, नेक्स्ट ऑप्शन उपयुक्त में से दोनों, और ऑप्शन नंबर बी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गाल्टन का मानना था, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। बुद्धि प्रकृति द्वारा दी गई एक उपहार है, और ऑप्शन नंबर 2 गलत है। प्रत्येक समाज में बुद्धिमान लोग समान रूप से पाए जाते हैं, यह गाल्टन का कथन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे हम लोग अब चलेंगे। 41 आपके सामने है। उपहारी बालक होने के लिए आपको 125 IQ से अधिक होना पर्याप्त है। यह विचार किसने दिया था? यानी आपको बताना है कि उपहारी बालक होने के लिए 125 IQ से अधिक होने पर्याप्त है। यह कथन किसका? ऑप्शन नंबर ए है हिक का, ऑप्शन नंबर बी है टर्मन का, ऑप्शन नंबर सी मेरिल, और ऑप्शन नंबर डी बीने का। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हिक का जो कथन है वह कि उपहारी बालक होने के लिए 125 प्लस IQ होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 40 नंबर 2 हम लोग देखेंगे। चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। किसी प्रकार की परेशानी आपको लगे तो बेझिझक आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे हम लोग चलेंगे। उपहारी बालकों की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। आपको बताना है कि उपहारी बालक की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए हर क्षेत्र में औसत से ऊपर प्रदर्शन करते हैं, सही बात है। ऑप्शन नंबर बी किसी काम को करने के लिए अधिक अभिप्रेरित होते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी निश्चित रूप से किसी न किसी क्षेत्र में सृजनशील होना, यानी ये भी सही बात है। सृजनशील यानी क्रिएटिविटी होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर 43 है। 43 हम लोग अब देखेंगे। 43 में आपको है दीर्घकालिक स्मृति में, आपको बताना है कि दीर्घकालिक स्मृति में क्या होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देखेंगे सूचनाएं हमेशा के लिए स्टोर हो जाती है,
ऑप्शन नंबर बी है प्रयोग कौशल सीखने के लिए किया जाता है, और ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त में दोनों, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में से दोनों। दीर्घकालिक स्मृति में जो स्टोरेज होते हैं वह लॉन्ग टर्म के लिए स्टोरेज हो पाते हैं, यानी हमेशा के लिए हो पाते हैं, कर सकते हैं। और प्रयोग जो है कौशल सीखने के लिए की जाती है। कोई भी बालक जब प्रयोग की जाती है तो उससे अपनी अधिगम विकास कर पाता है, उससे कौशल को सीख पाते हैं। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, जब हम सूचनाओं एवं संकल्पनाओं को बिना उनका भाव बदले उससे भिन्न ढंग से प्रस्तुत करते हैं, जिस ढंग से उन्हें याद किया गया था वह कहलाती है। आपको बताना है कि यदि कोई सूचना एवं संकल्पनाएं हैं को बिना भाव बदले हुए यानी सेम टू सेम कहा जाए, तो इस ढंग को याद करने जो याद की जाती है इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पूर्ण स्मृति, ऑप्शन नंबर बी है अंतर्दृष्टि स्मृति, और ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त में से दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंतर्दृष्टि स्मृति है जिसमें किसी कथन को सेम टू सेम बिना भाव चेंज किए हुए बता दिया जाता है, उसे अंतर्दृष्टि स्मृति कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे कि कोई कहानी कहा गया या कोई घटना को आपके सामने परिदृश्य किया गया और सेम टू सेम आपने उसी को रिपीट कर दिया, तो इसे अंतर्दृष्टि स्मृति कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है अभिप्रेरणा के द्वारा। आपको बताना है कि अभिप्रेरणा के द्वारा क्या होता है। ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देखेंगे। ऑप्शन है सीखने की इच्छा को बलवती बनाया जाता है, यानी इच्छुक बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है जीव के अंदर कार्य करने के लिए आंतरिक शक्ति उत्पन्न की जाती है। ऑप्शन नंबर सी है जीव को उत्साह को बढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि अभिप्रेरणा के द्वारा इच्छाओं को जागृत किया जाता है, मजबूत किया जाता है, आंतरिक शक्तियों को अभिप्रेरणा मिलती है, यानी आंतरिक शक्ति मिलती है अभिप्रेरणा से, और जीवों में उत्साहवर्धन होते हैं जिससे वह किसी कार्य को करने में सक्षम हो पाते हैं, उसे उन कार्य को करने में मन लगता है। तो इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 46 देख लेंगे। 46 आपके सामने है, कक्षा में बालक को अभिप्रेरित किया जा सकता है। आपको बताना है कि कक्षा में बालक को किस तरह से अभिप्रेरित किया जा सकता है, नहीं मोटिवेट किया जा सकता। तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। ऑप्शन ए में दिया गया उनकी अवधान क्षमता एवं रुचि को बढ़ाकर। ऑप्शन नंबर बी है अधिगम के मार्गों में आने वाली बाधाओं को दूर करके, और ऑप्शन नंबर सी है बालक की आकांक्षाओं का स्तर बढ़ाकर, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। बालक की जो अभिप्रेरित किया जा सकता है, तो उसमें अवधान क्षमताएं व रुचि को बढ़ाने से बालक की जो क्षमताएं हैं वह अभिप्रेरणा के हिसाब से ही बढ़ाई जा सकती है। किसी प्रकार की बाधाएं आती हैं तो उन्हें दूर करने पे बालक में प्रेरणा मिलती है किसी कार्य को करने के लिए, और आकांक्षाओं को स्तर बढ़ाने पे भी बालक अभिप्रेरित होते हैं और वो अपने कार्य को संपन्न अच्छे ढंग से कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से कौन सा, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा अभिप्रेरणा को लोकतांत्रिक विधि है। अभिप्रेरणा की लोकतांत्रिक विधि बताना है। ऑप्शन नंबर ए प्रशंसा एवं पुरस्कार प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी कक्षाओं में प्रतियोगी भावना का विकास, और ऑप्शन नंबर सी है छात्र को उसकी प्रगति से अवगत कराना, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से सभी। इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से सभी। अभिप्रेरणा की लोकतांत्रिक विधि है पुरस्कार एवं प्रशंसा करके प्रतियोगी भावों का विकास करके एवं छात्रों को उनकी प्रगति से अवगत करा के, यानी छात्र किस वे में आगे बढ़ रहे हैं उन सभी चीज़ों को छात्रों को बता के उनकी प्रेरणा को हम लोग आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। किसी कार्य को करने में उन्हें ज़्यादा क्षमता मिलेगी, उनकी मानसिक विकास
अत्यधिक हो जाएगी इन सभी एक्टिविटियों से। तो आपको ध्यान देना है कि अपेन्ना की लोकतांत्रिक विधि है, इन सभी पॉइंट जो अपेन्ना की लोकतांत्रिक विधि है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 पे देखेंगे। किसी प्रकार की परेशानी हो क्वेश्चन से तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपको रात्रि 9 बजे डेली क्लास मिलेगी, वहाँ पे रिप्लाई आपको मिल जाएगी। और अगर ऑफलाइन भी आप देख रहे हैं तो उसके बाद कमेंट कर देंगे तो आपको रिप्लाई मिल जाएगी। चलिए 48 पे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, अभिप्रेरणा एक ऐसा मनोवैज्ञानिक कारक है जो कि संचालित होता है। आपको बताना क्या है, प्रेरणा एक ऐसी मनोवैज्ञानिक कारक है जो संचालित होता है भौतिक अवस्थाओं द्वारा। ऑप्शन नंबर बी मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं द्वारा, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त में से दोनों, और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभिप्रेरणा एक ऐसी मनोवैज्ञानिक कारक है जो संचालित होते हैं भौतिक अवस्थाओं द्वारा और मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट ऑप्शन है। अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक कारक है जो संचालित होता है भौतिक अवस्थाओं द्वारा एवं मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं द्वारा। भौतिक अवस्थाओं का मतलब हमारे चारों ओर की जो अवस्थाएं पाए जाते हैं। मनोवैज्ञानिक जो हमारे अंदर की एक्टिविटी होते हैं या अवस्थाएं होते हैं उनके द्वारा प्रेरणा होते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। किसी प्रकार की परेशानियां तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। आज वीडियो यहीं तक। किसी प्रकार की परेशानी हो, यदि इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाके सारी वीडियो वहाँ